नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीरिया, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भयंकर युद्ध चल रहा है कुछ क्षेत्र में। अ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल-असद, उनकी परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। इसलिए कि इस दफ़े जो अटैक है ये बहुत सीरियस है, बहुत भयंकर तरीके से हुआ है और मुश्किल लग रही है उनको कंट्रोल करना। क्योंकि ये इस दफ़े जो है बहुत से देश इज़राइल के साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका के साथ के मतलब पश्चिम देश होते हैं, जो उसकी मदद करते हैं दूसरी तरीके से। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके साथ यूक्रेन भी नज़र आ रहा है इनकी मदद करता हुआ। और जो है इन लोगों की अलग-अलग इंटरेस्ट हैं। टर्की भी कभी इनके साथ रहता है, तो कभी ईरान के साथ वो बात करता है। वो दोनों तरफ है, लेकिन बेसिकली वो जो समस्या है इस वक़्त वहाँ पे सीरिया में, उसमें टर्की का बहुत बड़ा योगदान है। सीरिया अरब देश का बहुत इम्पोर्टेंट देश रहा है और शुरू में तो खिलाफत वहीं पे थी। पाइस कैलिफ्स के बाद जो खलीफाए उमैयद एम्पायर का कैपिटल था, और वहीं से स्पेन और पता नहीं कहाँ-कहाँ इस्लामिक स्टेट फैली थी। और बड़ा देश है और अ, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालाँकि वहाँ पे लिबरल इस्लाम है, अधिकतर लोग लिबरल इस्लाम के मानने वाले हैं। और मैंने पहले भी बताया, वो चाहते तो थे कि बशर अल-असद की गवर्नमेंट जाए, मगर वो ये नहीं चाहते कि बशर अल-असद की गवर्नमेंट को अल-कायदा या दाइश या तहरीर अश-शम्स जैसी संस्थाएँ यानी मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप वहाँ पे कब्ज़ा करें। ठीक है, उन्होंने वो नहीं चाहते। और वो ये अब यही संस्थाएँ हैं जो वहाँ पे काफ़ी बाहर हैं, इनके पास काफ़ी वेपन हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। तहरीर-ए-शम्स और इसके साथ 3 और ग्रुप हैं, ये 4 ग्रुप्स का संगठन है। तहरीर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसके काफ़ी समय से इनके संबंध इज़राइल के साथ बताए जाते हैं। और इनके जो सोल्जर्स ज़ख्मी होते हैं, इनके लोग, वो इज़राइल ही जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इज़राइल का कहना ये है कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, इसलिए हमारे यहाँ जो भी आता है हम उसको देते हैं। और ये है कि इनका अल-कायदा से लिंक रहा है। अब ये लोग प्योर अल-कायदन आइडियोलॉजी में तो है नहीं, अल-कायदा तो अमेरिका के खिलाफ था। ये अब अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इज़राइल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इनकी बेसिकली कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट गठन हो, किसी के भी मदद से हो, और वो पॉसिबल सिर्फ़ इज़राइल की मदद से हो सकता है। और ये ग्रुप्स जो हैं, अब इसलिए इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई, इनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है इनको पैसा मिलना और वेपन मिलना, तो ये इज़राइल इनको मुहैया कर देता है। अमेरिका का की मदद मिल जाती है पैसे से इज़राइल के थ्रू, और ये उससे ये ग्रुप चलते रहते हैं। काफ़ी इनके पास संगठित हैं। जो ये एक मर्सिनरी फ़ोर्स की तरह बन गए हैं। जो पैसा देता है, वेपन देता है, उसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि उससे इनके नए रिक्रूट भी ये कर सकें। अब दूसरा ये है कि इज़राइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लगातार बॉम्बिंग इज़राइल भी कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है इज़राइल। इस पूरे क्षेत्र में इज़राइल इज़राइल का अकेला एनिमी इस समय जो बचा है, कोई ऑर्गेनाइज़्ड देश जो था, वो सीरिया था। सीरिया ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था इज़राइल के साथ। सीरिया ने कोई पीस ट्रीटी भी नहीं की थी, हालाँकि 2 उसके जो नेबर थे, इजिप्ट और जॉर्डन, उन्हीं ने तो कर लिया था उसके साथ समझौता। और रिलेशन, बड़े अच्छे रिलेशंस हैं इन दोनों देशों के, मगर सीरिया ने इस बात से इनकार कर दिया था। सीरिया में अभी भी नेशनलिस्ट हुकूमत है, जो अपने को सेकुलर कहती है, हालाँकि धर्म की पूरी आज़ादी है उनके यहाँ। उनके यहाँ भी है। इज़राइल की जो पॉलिसी है वो ये है कि सीरिया को 3 कम से कम 3 हिस्सों में बाँट दो, छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दो। सीरिया ही को नहीं, बल्कि पूरे रीजन को। अमेरिका सीरिया की पॉलिसी है। अगर सीरिया का को बाँटने में तोड़ने में ये कामयाब हो गए, तो फिर इराक भी नहीं
का बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जो युद्ध शुरू हुआ है गाज़ा से, ये दसियों साल चलेगा। देखिए, जो इनकी पॉलिसी है, वो ये तोड़ तो ज़रूर देंगे, लेकिन ये कि अमन शांति नहीं रहेगी, ये भी नहीं चैन से बैठ सकते। नए ग्रुप्स, नए इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ें आ जाएँगी, जो इनके सामने होंगी, इनको डील करना पड़ेगा। और हमने देखा है कि ये इराक में भी यही हुआ था, अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ, सूडान में भी इन्हीं ने सोचा था कि आर्मी की मदद से वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, और आर्मी को ने इनको सूडान की आर्मी जैसे ही सत्ता में आई, उसने इज़राइल को भी रिकॉग्नाइज़ कर दिया, अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया। लेकिन ये कि आर्मी की बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। सूडान चौथा बड़ा देश है। इराक, सीरिया, इजिप्ट, सूडान, ये 4 स्तंभ हैं। आप समझ लीजिए मेन पिलर्स हैं अरब वर्ल्ड के। तो अब सीरिया और सूडान भी ख़त्म हो गया, इराक पहले हो गया, इजिप्ट की संधि है, इजिप्ट में कुछ भी हो सकता है, इंटरनल बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, और जॉर्डन में भी है। धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि इज़राइल अपनी पॉलिसी में कामयाब होता है। उसकी कई वजह हैं, हम कभी और बात करेंगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि समय बदल गया और ये हुकूमतें बदल नहीं रही हैं, अपने उसी तरह से चलाने की कोशिश कर रही हैं। आर्मी बैक समस्या अरबों की सबसे बड़ी ये है कि उनकी जो रिजीम्स हैं, वो इतनी करप्ट हैं, इनएफिशिएंट हैं, इंक्रीजिंगली ज़्यादातर रिजीम्स जो हैं। तो इसकी वजह से गुर्बत बहुत है पश्चिम एशिया में। गल्फ़ के क्षेत्र में पैसा बहुत है, वहाँ पे खुशहाली नज़र आती है, लेकिन बाकी जगहों पे तो हालात बहुत बुरे हैं, और सिर्फ़ खुशहाली से काम नहीं चलता, लोग उससे ज़्यादा जब खुशहाली मिल जाती है तो और आगे की सोचने लगते हैं। और ये है कि इजिप्ट जो है, इसकी अलग पॉलिसी है। इजिप्ट की समस्या जो है, वहाँ पे जो कुर्दिश लोग हैं, उनके साथ बनी हुई है। ये कुर्दिश जो हैं वो सीरिया कुर्दिस्तान जो एक बड़ा प्रांत था, देश था, उसको 3-4 भागों में बाँट दिया गया है। एक पार्ट इराक में है बड़ा, दूसरा उससे बड़ा पार्ट जो है वो टर्की के कब्ज़े में है, फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है उनका जो है वो सीरिया में है काफ़ी बड़ा, और एक छोटा हिस्सा इनका ईरान में के पास है। ये लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ से अलग-अलग जगहों से ये रेड करते रहते हैं। हालाँकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिस्ट हुकूमत सेटअप करना चाहते थे, वो उसमें तो इनको कामयाबी मिली नहीं। वायलेंस का को ये यूज़ करते हैं, उससे ये हज़ारों लोग इनके मर गए, और इनको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वीपन अब इस दौर में 60s तक तो संभव था कि आप आर्म्स स्ट्रगल के माध्यम से अपनी बातें चला दें, लेकिन अब स्टेट्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, इतनी शक्तिशाली हो चुकी हैं कि आप उनको आर्म्स स्ट्रगल से नहीं जीत सकते। गांधीयन मेथड ही एक पॉसिबल मेथड है रिजीम को हटाने का, लेकिन अरब वर्ल्ड में वो भी नहीं चला, उसको डाउन कर दिया इस्लामिस्ट ने आके। तो ये इस तरीके से है। वो जो सीरिया में है पीवाईजी, जो वहाँ पे एक संगठन है कुर्दिस्तान का, वो लगातार अटैक भी करता है, उसके भी बॉर्डरिंग एरिया पे है। टर्की चाहती है कि वहाँ पे उस एरिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, बल्कि एक बफर ज़ोन भी बनाने की वो बात करते हैं। इसलिए वो भी इज़राइल के साथ मिल जाते हैं, सीरिया यूएस के साथ भी मिलते हैं, और फिर ईरान से भी बात करते हैं कि अस्ताना अकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अस्ताना अकॉर्ड में ईरान, रशिया और टर्की थे कि ये लोग मिल के वहाँ पे अमन शांति उस क्षेत्र में करेंगे, जिसके बारे में अब आजकल ईरान बात कर रहा है। इस्लामिस्ट ने इदलिब में अपना वो कर लिया है, बेस जो है उसको टर्की सपोर्ट करती है वहाँ से ऊपर। अल्टीमेट गोल जो है इनका एक नया मैप, नया मिडल ईस्ट बनाने का है, जिसका प्रधानमंत्री नेतन्याहू बात कर रहे हैं। सीरिया अगर टूट जाता है तो फिर लेबनान की मुश्किलें, लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल हो जाएगी, और सीरिया में अगर ये में बशर अल-असद की हुकूमत गिरती है और ये आ जाते हैं इज़राइली वहाँ पे, इसके मतलब ये अल-कायदा या तहरीर अल-शम्स वगैरह की कुछ नहीं चलेगी, वहाँ पे इज़राइल मेन
पावर ब्रोकर होगा, उसी की सब चलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप इज़राइल की मदद से मुल्क को तोड़ दें और फिर अपना इस्लामिक एजेंडा लगाएँ। नहीं, फिर इसके बाद इनकी मार्च जो होगी वो इराक की तरफ होगी, इराक में दोबारा से किसी सूरत से प्रो अमेरिकन रिजीम बनानी। अमेरिका की पॉलिसी हम पहले भी बता चुके हैं, अगर हमारे साथ नहीं हो तो हम हमारे अगेंस्ट हो, और अगेंस्ट हो तो हम तुम्हारे पर सैंक्शन लगाएंगे, कमज़ोर करेंगे, और रिजीम चेंज उनकी पॉलिसी है। सीरिया में वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। अब ये है कि इन जो मिलिटेंट ग्रुप हैं इनको इस समय तहरीर को ख़ास तौर से जो ट्रेनिंग मिली है वो और वेपन्स जो कुछ मिल रहे हैं वो यूक्रेन में मिल रहे हैं। यूक्रेन में ये क्रिमिक ट्रूप्स जो हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारी बातें अखबारों में आ चुकी हैं, तमाम, कोई छिपी हुई बात नहीं किस तरह से इनको ट्रेनिंग, कैसे पैसा। देखिए ये लोग पैसा और ट्रेनिंग देते हैं तो किसी स्टेज पे बता भी देते हैं। अब ये है इन 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 इन्हीं ने इनको ट्रेनिंग की है, और हमने जैसे पहले बताया जो इनके लोग भी ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज जो है वो इज़राइल में होता है। ये एक पूरा जो मिडल ईस्ट का नया मैप बनाना है, इसमें मैप तो क्या ही बनेगा, मैं समझता हूँ टुकड़े हो जाएँगे अरब देश के, और बड़ी मुसीबत हो जाएगी, अराजकता हर तरफ फैली हुई नज़र आएगी। इज़राइल का कहना ये है कि इसी अराजकता में उसी के पास सिक्योरिटी होगी। उसको कोई खतरा फिर किसी देश से नहीं रहेगा, वो सुकून से रहेगा। और अगर सीरिया पे कब्जा हो जाता है तो उनका मानना ये है कि हिज़्बुल्लाह और दूसरी जगह भी, और ईरान में रिजीम चेंज भी आसान हो जाएगा धीरे-धीरे, जो अमेरिका की अल्टीमेट पॉलिसी है। ये जो है सब कुछ हो रहा है, यानी वहाँ पे रशिया, दूसरी तरफ रशिया, ईरान 2 मेन फोर्सेस हैं जो अ, प्रेसिडेंट असद की गवर्नमेंट को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ तक सपोर्ट कर पाएँगे, कितना जाएँगे, जैसे कि ये दोनों इसके अलावा भी इन्वॉल्व हैं। जो लेबनान और ख़ास तौर से ईरान इन्वॉल्व है लेबनान में भी, और फिर उसके बाद गाज़ा के युद्ध में भी, और इसके जो एलाइज़ हैं वो ओपनली अलाइन कर चुके हैं इज़राइल के साथ। ईरान का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्हीं ने कहा था कि इज़राइल को हम बहुत क्षति पहुँचाएँगे, हम और उसके एलाई, यानी जो मिलिटेंट एलाई हैं उनके साथ मिलके। इनका अब ये इनकी रणनीति नज़र आती है कि ये लोग मैसिव रिटेलिएशन यानी इज़राइल के ऊपर करते रहो, और खूब वहाँ पे जितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हो करें। अब ये देखना है क्या इसमें ये कामयाब होंगे? हिज़्बुल्लाह ने तो पहले बहुत क्षति पहुँचाई है, आगे आने वाले समय में कितनी। और जो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है उसमें लगता है कि लेबनान में सीज़फायर भी नहीं रहेगा, इसलिए कि इज़राइल लगातार अटैक कर रहा है। अब हिज़्बुल्लाह ने भी अब अटैक शुरू कर दिए हैं करने इज़राइल के ऊपर। तो इस तरीके से अब ये किधर रुक जाएगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। और ये भी है कि अरबों के पास बहुत ज़्यादा पावर है नहीं। अरब साइलेंट स्पेक्टेटर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ईरान और ये जो लड़ रहा है इज़राइल कमज़ोर हो जाएगा, तो वो ऐसा होगा नहीं, और वो एक पावर के रूप में इमर्ज कर जाएँगे। मुश्किल लगता है। सऊदी अरेबिया की भी मुश्किल बढ़ती हुई नज़र आती है, उसका कारण ये है कि सऊदी से अमेरिकन बहुत ज़्यादा खुश नहीं, और जो उन्हीं ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जो डी-डॉलराइज़ेशन प्रोसेस और ये सब जो शुरू किया है, लोकल करेंसी में ट्रेड वगैरह, ईरान से दोस्ती करना, ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। सऊदी अरेबिया की हुकूमत केवल एक आदमी पे इस समय डिपेंडेंट है पूरी। उसकी सिक्योरिटी के साथ सऊदी सिक्योरिटी लिंक हो गई है। ये एक खतरे की बात है। क्या करेंगे अमेरिकन, इसका तो पता नहीं, ये तो समय आने वाला बताएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है इस्लामिक वर्ल्ड का, अगर उसको कुछ होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सभी देशों का। और ये जो इनका है डिस्टेबलाइजेशन पॉलिसी, जो इज़राइल की है कि डिस्टेबलाइज हो जाएगा हमारे साथ, नहीं तो हम सबको डिस्टेबलाइज कर देंगे, तो वो बहुत, उससे बहुत नुकसान होगा सभी का। और ये जो अमेरिकन सोच रहे हैं कि इस डिस्टेबलाइजेशन में वो तेल के ऊपर उनका कब्जा होगा, उन्हीं ने सऊदी अरेबिया से आने वाले जो अब 20 जनवरी को जब शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, उन्हीं ने आने से पहले ही कह दिया कि तेल
के ऊपर हमको चार्ज तेल के ऊपर हमारा हमको हैंडओवर कर दो, जितना भी तेल के इंस्टॉलेशंस हैं हम ही तेल बन निकालेंगे और बेचेंगे और सिक्योरिटी प्रदान करेंगे और जो कुछ पैसा होगा तुमको देंगे। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसका पता नहीं। डी-डॉलराइज़ेशन तो दूर का रहा, तेल ही उनके पास नहीं रहेगा। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। उनके बेसिस के लिए भी कह दिया, ऑलरेडी ये तमाम मुल्कों में इनके बेसिस हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, हर तरफ ये बैठे हुए हैं। जॉर्डन, सीरिया के अंदर भी ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। और ये है कि ये हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, और कुछ एरियाज़ में इनके इनका कब्ज़ा जो है, तहरीर शम्स और उसके जो एलाइज़ हैं, उसका कब्ज़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यमन ने भी इस बीच रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें अमेरिकन शिप एक था, अमेरिकन उनकी नेवी का एक शिप था, नेवल शिप, उसको ऊपर अटैक किया है और 2-3 और अमेरिकन शिप्स पे उन्हीं ने अटैक किए हैं। इसकी भी खबर आ रही है वहाँ से ऊपर। बहरहाल अभी तो हालात जो हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और हम ये देख रहे हैं पिछले 50 साल से अच्छे नज़र नहीं आते, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। कभी कोशिश ही नहीं की थी इनको सुधारने की, और वो अब सबके सामने आ गए। सभी अब एक इस वार की चपेट में आते हुए नज़र आते हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम भी लोगों में भेजिए। धन्यवाद।